जय हिंद फ्रेंड। हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ में साइंस का चैप्टर है और साइंस देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब साइंस में क्या चीजें देखनी है तो हम लोगों को पहला है फिजिक्स के बारे में देखना है। ठीक है, फिजिक्स का पहले हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग फिजिक्स के बाद बायो और फिर बायो के बाद केमिस्ट्री देखेंगे। हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर से इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं पहले फिजिक्स को कवर किया जाए, इसलिए पहले फिजिक्स हम लोग देख लेते हैं और इसके बाद फिर हम लोग केमिस्ट्री और फिर बायो देखेंगे। तो फिजिक्स का जो ये चैप्टर है, पहला चैप्टर क्लास टेंथ का पहला चैप्टर है। और इसमें अगर हम बात करें तो चैप्टर का नाम क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। अब हम इसमें समझेंगे, ये ऑफलाइन क्लास है। ठीक है, ऑफलाइन क्लास से आप लोगों को लाइव किया गया है। ऑफलाइन में भी कुछ स्टूडेंट हैं और साथ में आप लोगों का जो भी आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें अब हम सारी चीजें देखेंगे। लाइव नहीं चल सकता है, इसलिए इसको रिकॉर्डेड आपके पास अभी प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं इसमें, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है ना, तो प्रकाश किसे कहते हैं, सबसे पहली बात तो जो भी सूर्य से आने वाली किरणें हैं उनको कह सकते हैं। कोई भी चीज, जैसे अभी हम यहाँ पे हम दिखाई दे रहे हैं तो ये लाइट जल रही है इसलिए दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब अभी लाइट कट जाती है कोई नहीं दिखाई देता है, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि एक तरीके से हम लोगों को किसी न किसी लाइट की जरूरत पड़ती है विजुअल होने के लिए, दिखाई देने के लिए। तो उसी लाइट के बारे में हमको सारी चीजें पढ़नी है। अभी इस पे कभी ये नहीं आपसे पूछा जाएगा कि लाइट की परिभाषा लिख दीजिए और फिर इस पे हम आपको 2-4 नंबर दे देते हैं, कभी नहीं आने वाला है। सीधा सा अब हमको इसी के बारे में सारी चीजें समझनी है। पहला हम क्या समझेंगे, तो पहला हम ये समझेंगे कि प्रकाश क्या है। ये चीज अगर हम समझें तो प्रकाश एक तरीके से एक सीधी रेखा है, सीधी किरण हम कह सकते हैं। मतलब ये हमेशा सीधे रेखा में गमन कर सकती है, सीधी रेखा में गमन करेगी। ऐसा नहीं है कि ये जो है इस तरीके से गमन करे, तो ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी, सीधी रेखा में चलेगी। जैसे अभी हम ले लेते हैं कि ये एक रॉड है, स्टिक दिया गया है, तो इसमें अगर हम देखेंगे, अगर ये कहीं से सीधी रेखा है, एक सीधे मतलब ऐसा पात्र है कि बहुत सीधा है, जिसमें हम यहाँ से अगर देखना चाहेंगे तो उस बगल हमको दिखाई देगा। लेकिन अगर हम मान लें कि इसमें हम लोग क्या करें कि ऐसा ना हो कि अब इसको हम यहाँ बीच से टेढ़ा कर दें। ठीक ना, यहाँ से हम टेढ़ा कर दें, अब उधर दे दिया जाएगा, तुरंत टेढ़ा हो जाएगा। अब इसको हम टेढ़ा कर देंगे और टेढ़ा करने के बाद अगर इसमें हम देखेंगे तो फिर नहीं दिखाएगा। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा, सीधी रेखा में चलेगा। ठीक है, पहली बात। अब इसमें हमको समझना है क्या क्या चीजें, तो इसमें हमको समझना है, हम देखेंगे कि अब विवर्तन किसे कहते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है इसी चैप्टर में, उसको नाम दिया जाता है विवर्तन। ठीक ना, विवर्तन किसको कहेंगे ये समझते हैं हम लोग। विवर्तन किसको कहेंगे ये चीज समझते हैं। विवर्तन का मतलब है कि अगर कहीं से लाइट आ रही है, मान लेते हैं यहाँ सन और इस सन से अभी निकल रही है लाइट, एक किरण, और ये आके इधर आ रही है। हम यहाँ पे कोई परावर्तक तल, अभी हम समझेंगे किसे कहते हैं परावर्तक तल। ठीक ना, तो परावर्तक तल कोई बहुत छोटा सा है, छोटा सा है, तो यहाँ पर टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी, मतलब सीधी रेखा में ना जाके इसका मार्ग विचलन हो जाएगा। और ये जो मार्ग में इसके विचलन हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, मतलब एक तरीके से मुड़ जाएगी अपने मार्ग से, इसको नाम देते हैं विवर्तन। बाकी कुछ नहीं है विवर्तन के बारे में, विवर्तन इसी को कहते हैं। सारी चीजें लिखने के लिए जो कुछ भी है वो हम रख दिए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये क्या है। तो एक किसी पथ पर रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, प्रकाश सीधा ना चलकर बल्कि किनारे की ओर मुड़ने लगता है, इसे हम लोग सेज हेडिंग मतलब विवर्तन कहते हैं। सेज हेडिंग, जहां भी ऑनलाइन वाले जहां सेज हेडिंग दिखेगा तो इसका सेज हेडिंग का मतलब होता है जो हेडिंग लिखी गई है ये है। ठीक है,
सेज हेडिंग का मतलब है ये हम बस केवल लिखते हैं, ये कोई नहीं लिखता है। हमारा कॉन्सेप्ट है सेज हेडिंग का, ठीक है। तो ये चीजें आपको लिखना जब पड़ेगा, अभी हम टाइम देते हैं उसमें, तो फिर आप लिखिएगा, बट अभी उसके लिए टाइम नहीं हुआ है, तो अभी उसको आप नहीं लिखेंगे। चलिए आगे हमको क्या समझना है, तो हमने समझ लिया विवर्तन। अब हमको प्रकाश के परावर्तन के बारे में कुछ चीजें समझनी है। प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम समझेंगे। देखिए अगर कुछ भी नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, और बहुत कुछ सीख लिए हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा, और साथ में कुछ नहीं आता है तो उसका तो एक अपना फायदा रहेगा ही। टेंशन कुछ नहीं लेना है कि हमको आएगा कि नहीं आएगा। प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन में हमको क्या समझना है, पहले किसको कहेंगे। हमने एक बार जब उस तरीके से पढ़ाया जा रहा था तो उसमें बताए थे, बट क्लास 10th के लेवल से वो था नहीं, जिसमें हम लोग थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। उस समय बहुत सारी चीजें कवर हुई हैं। तो स्टार्टिंग में हम बेसिक से बिल्कुल देख रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो हमने कुछ पढ़े नहीं कि क्या करे, तो ये मतलब यहाँ पे बताया गया है, तो इसको भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रकाश के परावर्तन में हम देखेंगे क्या क्या चीजें। सबसे पहली बात भाई यहाँ से अब मान लेते हैं कि अभी कोई भी एक चिकना तल है, उसको हम लोग परावर्तक तल कह रहे हैं। जैसे ये आ गया, ये कोई भी एक चिकना तल है, इसके एक साइड पे पॉलिश किया गया है, एक पेंट किया गया है। एक साइड से जब हम पेंट कर देंगे, एक साइड से हम पेंट कर दिए हैं कोई ऐसा तल, अब एक साइड से हम पेंट कर दिए, एक साइड से जब पेंट कर दिए तो अब इधर से हमको क्या दिखेगा कि यहाँ से भाई इस पे रिफ्लेक्ट होगी, जो भी किरणें आएंगी वो रिफ्लेक्ट होंगी, मतलब परावर्तित होंगी। जैसे अगर यहाँ पे अभी हम देखें ये दीवार है, तो यहाँ से अगर हम बॉल को यहाँ से फेंकेंगे, वहां से टकराने के बाद इधर रिफ्लेक्ट होके आएगी। बट जरूरी नहीं है कि वो जिस दिशा में और जिस डायरेक्शन, जैसे यहाँ से अभी हम सीधे फेंक रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो सीधे फिर हमारे ही पास आए, इधर भी जा सकती है। वो निर्भर करता है कि वो तल कैसा है। अगर बिल्कुल समतल रहेगा तो हो सकता है हमारे पास ही आ जाए। अगर यहाँ से हम फेंकने की हमारी डिस्टेंस, जैसे यहाँ से ये मान लीजिए कि कोई फेंकने वाला है, अभी यहाँ से फेंक रहा है, अब यहाँ से ये फेंक रहा है बॉल को, इधर फेंकेगा। अब बॉल अगर जा रही है और बॉल कुछ ऐसी गई कि बिल्कुल इसके पास से, अब यहां से निकली और सीधे गई है, तो फिर ये सीधे ही आएगी। लेकिन अगर इसके द्वारा फेंका गया और फिर यहाँ फेंक दिया गया, तो फिर इसके पास आ ही नहीं सकती है। यहाँ फेंक दिया गया या फिर यहाँ ये फेंक दिया तो नहीं आएगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हमने उसको किस तरीके से फेंका, तो प्रकाश जैसे जाएगा उसी के अनुसार वो चेंज होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, जहां से टकरा के आ रहा है इसको हम लोग नाम देंगे परावर्तक तल कहेंगे। जिस तल से ये टकराएगा इसको नाम दिया जाएगा क्या, इसको नाम देंगे हम लोग परावर्तक तल, परावर्तक तल कहेंगे, परावर्तक तल इसको कहेंगे हम लोग, ठीक। परावर्तक तल कहा जाएगा जहां से टकरा के आएगा। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसको हम लोग समतल सतह, परावर्तक सतह भी कह सकते हैं, ठीक ना। तो जो भी नाम देना है, बट इसको हम लोग परावर्तक तल कहेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे अगर हम समझते हैं इसमें, तो अब इसी को हम लोग प्रकाश के परावर्तन के रूप में एक चित्र बना के उसमें सारी चीजें समझ लेते हैं एक जगह। और वो चित्र हम लोग कैसा बनाएंगे, तो कुछ बढ़िया सा एक चित्र बना देते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये यहाँ पे एक तल है, और इस तल को हमने पेंट किया नीचे और नाम दिया हमने इसको परावर्तक तल, जिसको अभी हमने समझाया। वही चीजें हमको यहाँ पे मिल गई कि भाई ये क्या है, ये हमारे पास है परावर्तक तल। आवाज अगर स्लो रहती है तो हमको बता दीजिएगा, हम थोड़ा सा, कई बार कमेंट आया है कि सर लाउडली साउंड, मतलब थोड़ा तेजी से बोलिए, सुनाई नहीं देता, तेज बोलेंगे
ख्याल उतर जाता है इधर कि ज्यादा तेज बोलना है नहीं, क्योंकि यहाँ जितने हैं उनको सुनाई दे देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम सोचते हैं ज्यादा तेज चिल्लाएंगे, ये लोग सोचेंगे कि लगता है आज ज्यादा खाना खाए, इसलिए ज्यादा तेज हम नहीं बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहां से इसको हमने प्रवर्तक तल नाम दिया। अब यहां से एक किरण आ रही है और इसको हम लोग क्या नाम देंगे, तो इसको हम नाम दे देंगे आने वाली किरण। जो भी आती है उसको नाम देंगे आपतित, आने वाली किरण को आपतित किरण। अब यहां से ये आने के बाद टकरा के फिर चली गई है, अब ये जा रही है परावर्तित होके, तो हम कहेंगे परावर्तित किरण। तो इस पे हम डायरेक्शन बना देते हैं कि ये हो गया डायरेक्शन हमारे पास, ये रहा इसका डायरेक्शन कि भाई ये यहां से आ रही है तो आने वाला डायरेक्शन, और ये यहां से जा रही है ये जाने वाला डायरेक्शन। कैसे पता चलेगा कि कोई हमारे यहाँ आया है, अभी ये बैच आया है कोचिंग पढ़ने, अब ये बैच जाएगा, तो आते समय जाते समय का कोई ऐसा होना चाहिए, पता चलेगा। तो यहाँ पे ये चीजें ऐसे इसमें बताया जाता है, डायरेक्शन इसकी दी जाती है भाई ये आने वाले हैं ये जाने वाले। तो जो किरण आने वाली है इस किरण को हम क्या नाम देते हैं, इस किरण को हम नाम दे देते हैं आपतित किरण। इसको नाम देंगे हम लोग आपतित किरण कहेंगे, आपतित किरण, ठीक है। और जो किरण यहां से लौट के जाएगी, इस किरण को परावर्तित होके जो जा रही है इसको हम लोग नाम दे देंगे परावर्तित किरण, ठीक है। तो आने वाली किरण को कहेंगे आपतित किरण, और जो लौट के जाने वाली किरण है उसको क्या नाम देंगे, परावर्तित किरण। अब ये दोनों किरण जिस जगह पे टकरा रही थी, अब यहाँ पे हमने तो इस तल को क्या नाम दे दिया है, इस तल को हम क्या कह रहे हैं, परावर्तक तल। तो इसको हम लोग तो परावर्तक तल नाम दे दिए, ठीक है, परावर्तक तल इसको हम कह दिए हैं। और इसके बाद अगर अब हम लोग देखते हैं तो अब हमें एक और भी पॉइंट समझना है, और वो क्या है कि बीच से यहाँ एक किरण और निकलेगी और जिसको हम नाम क्या देंगे, अभिलंब। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींची गई एक आभासी रेखा को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, अभिलंब। इसका डिफिनेशन वगैरह अगर इस तरीके से मतलब जो चीजें हैं लिखना वो सब लिखवा दिया जाएगा। ऑनलाइन वाले आपको लिखाने के लिए लिखाते समय हो सकता है वीडियो ना चल रहा हो, तो आप लोग इसका नोट्स हम हो सकता है तो आपको प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। और अगर ऐसे नहीं मतलब मिल सकता है फिर ये तो बहुत सिंपल चीजें हैं, बोलते समय आप जो कि रनिंग नोट्स होती है उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे इसको कहेंगे अभिलंब। अब अभिलंब के बारे में अगर हमको समझना है तो हम क्या देखेंगे कि अब ये दोनों के बीच में है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच, तो यहाँ पे कोण बनेगा और जो एंगल बनेगा उस एंगल का अगर हम नाम देना चाहें तो हम देखेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, इसका नाम तो पहले लिख देते हैं, ये बेचारा है अभिलंब। और इन दोनों के बीच में एक कोण बनेगा, एक एंगल बनेगा जिसको हम नाम देंगे, आई से डिनोट करेंगे, आपतन कोण कहेंगे, ठीक ना। इसको हम नाम क्या दे देंगे, इसको नाम दे देंगे आपतन कोण। इसको कह दिया हमने आपतन कोण है जी। और ऐसा ही एक कोण इस बगल बनेगा और इस कोण को हम क्या नाम दे देते हैं, तो इस कोण को आर से डिनोट करते हैं और इसको हमने नाम दे दिया परावर्तन। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दो एंगल यहाँ पे बनते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण। एक छोटी सी बात याद रखनी है क्या, कि हमेशा आई बराबर होता है किसके, आर के। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा हमेशा, ठीक ना। तो आपतन कोण क्या होगा, आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के, ठीक। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा हमेशा। अब आपतन कोण कहेंगे किसे डिफिनेशन में, अगर तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से डिनोट करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं।
आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और ये जो अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं परावर्तन कोण, इसको आर से डिनोट करते हैं। अब इस पे कई बार क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन जो बनेंगे तो ऐसे मतलब बहुत कम क्लास 10th वगैरह में पूछा जाता है, क्वेश्चन ज्यादा पूछा नहीं जाएगा इस पे। बट अगर बनता भी है तो हम लोग बड़े आसानी से समझ लेंगे उसको, किस तरीके का क्वेश्चन इस पे बनता है। पहला इसमें हम क्या देखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे ये चीज समझना है, अगर हम इसको समझना चाहें तो क्या चीजें हमको ध्यान देना है। इसको थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं बेचारे को, और ये हो गया साइड। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि अगर ये एक सीधी लाइन है, और इस सीधी लाइन पे अगर हम कोई एंगल बनाते हैं, इस तरीके से अगर हाफ सर्कल हम बनाएं, तो हाफ सर्कल पे हमको क्या मिलता है? इस हाफ सर्कल पे मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब पूरा सर्कल अगर रहेगा तो पूरा सर्कल होने पे 360 डिग्री। अब जब ये 360 डिग्री पूरे सर्कल पे है, तो यहाँ से अगर हम हाफ कर देते हैं, तो हाफ करने के बाद इधर हो जाएगा 180 डिग्री, इधर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक ना। और यहां से अगर हम कहें कि एक ऐसी लाइन है जो बिल्कुल बीचों बीच से भाई क्रॉस कर रही है, यहां से इस तरीके से एक लाइन, तो इसका मतलब है कि जो लाइन ये क्रॉस कर रही है, तो इसके इधर 90 डिग्री बनेगा और इसके इधर भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक ना। तो जब 90 डिग्री का इधर बन रहा है, तो हम देखेंगे कि अब मान के चलते हैं ऐसे इसी बीच में और भी लाइनें खींची गई हैं, और वो लाइनें कौन कौन सी हैं? तो यहां से एक लाइन खींची गई है, यहाँ इस तरीके से एक लाइन इधर से आई है, और ये लाइन फिर यहाँ दोबारा रिफ्लेक्ट होके गई है। तो इसका मतलब है, अब अगर हम एंगल देखेंगे तो इसके बीच में यहां से यहां तक ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और यहां से यहां तक 90 डिग्री का, तो हम अगर किसी एक एंगल का मान बता दें, जैसे यहाँ पे अगर हमने रख दिया 45, तो फिर बाकी सबका बता सकते हैं, आराम से बन जाता है। ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ओहो, अरे गए, अच्छा ठीक है, ला। इसमें हमको क्या समझना है कि एंगल बनेगा, और एक आध दो क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं। जैसे अब हम यहाँ अगर बात करें, हमने यहाँ मान क्या दे दिया है? हमने आई का मान रखा है आई बराबर 45। तो बताना है आप लोगों को कि यहाँ पर परावर्तक तल ये जो है और आप परावर्तित किरण, इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? परावर्तित किरण और परावर्तक तल के बीच बनने वाला कोण, परावर्तित किरण और परावर्तक तल के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 45। क्योंकि I बराबर क्या है? तो I बराबर R है, तो R भी कितने का हो गया? 45। अब हमें ये पता है कि इस लाइन पे अगर हम समझ रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो 90 डिग्री था, यहाँ से 90 डिग्री हो गया, और यहाँ से एक किरण गई है। तो जब हमें ये पता है कि इधर I बराबर हमें पता चल गया कि 45 है, तो R भी होगा कितना? 45 होगा। जब ये 45 है, तो बचे हुए 90 में से अगर हम माइनस करेंगे 45 को, तो ये भी आ जाएगा 45। मतलब कोई भी एंगल निकल सकता है आराम से, चाहे जो को। ठीक, आगे देखा। अब यहाँ से हम लोग कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है। इस तरीके से एंगल यहाँ निकाले जाते हैं। आगे अगर हम लोग समझते हैं, तो और भी चीजें अभी हमको यहाँ पे समझनी है, और वो क्या क्या है तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कि इसी को परावर्तक सतह या परावर्तक तल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आगे अगर हम लोग इसमें देखेंगे, तो ये जो आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, ये अविलंब आई आर, ये सब चीजें हो गई है, ठीक ना इसमें। अब
इसके बाद अगर हम लोगों को देखना है तो गोली दर्पण देखना है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग गोली दर्पण देखेंगे, फिर अभी क्लास 12 का देखना है, ठीक है। तो पहले अब हम लोग समझ लेते हैं गोली दर्पण। तो गोली दर्पण देखेंगे और उसमें हमको कुछ चीजें समझनी है थोड़ी सी। गोली दर्पण किसे कहेंगे, तो इसका मतलब है, ऐसे तो हमने देखिए लिख के सारी चीजें रखी है, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या है कि ऐसा दर्पण जिनका प्रवर्तक पृष्ठ गोली हो उसको गोली दर्पण कहते हैं, बट अभी हम उसको बताएंगे। अवतल दर्पण किसे कहेंगे, प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो अर्थात गोले के केंद्र की ओर हो तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे, छेद हेडिंग। ऐसे ही उत्तल दर्पण, तीन को समझना है, बट हमको क्या करना है पहले हम लोग समझ लेते हैं, ये सारी चीजें तो लिखते रहेंगे। देखिए गोली दर्पण में अगर हम देखें तो क्या होना चाहिए, इसमें हमको एक ऐसा वक्र दिखाई देना चाहिए, ठीक ना। जैसे अभी हम एग्जांपल भी दिखाएंगे, और वो क्या है, ये है चम्मच का एग्जांपल, ठीक ना। इसको क्यों दिखाया जा रहा है, इसका मतलब इसी से हमको पता चल जाएगा, ये जो इसके ऊपर वाला भाग है ना, ये इस तरीके से थोड़ा अंदर गया है, इसको हम कह सकते हैं कि ऐसा बना है, ऐसा बना है, ठीक ना। अब ये जो ऐसी बनी हुई चम्मच है, इसका मतलब है कि यहाँ हम देखेंगे ये जो वक्रता केंद्र है अंदर की ओर गया है, तो अंदर की ओर है तो इसका मतलब है कि ये ऐसे दर्पण को बता रहा है। अब ये जो दर्पण है इसमें हम कैसे पहचानेंगे, तो हम पहचानने का तरीका भी बताएंगे। इसी दर्पण को जैसा दिख रहा है ऐसे ही इस बगल हमको पलट देना है, जब इस बगल पलटेंगे तो सेम ऐसा बन जाएगा, ठीक है। आप इस बगल पलटने के बाद ऐसा बन गया, दोनों ओर मिला दीजिए, अब तो दर्पण पहचान में आ जाएगा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। और जब अगर यही दर्पण इस तरीके से दिखाई दे, तो इस तरीके से दिखाई देगा ये वाली चम्मच, ठीक है। मतलब इसी को हमने घुमा दिया है, बस ये आगे का फ्रंट पे दिखाई दे रहा है, बैक पे। तो हम क्या करेंगे, अब इसको जब घुमाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, तो मतलब ये हो गया एक तरीके से उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण इसी तरीके से बन जाते हैं, और ये दोनों गोली दर्पण के भाग हैं, ठीक है। गोली दर्पण ही है ये जो गोली दर्पण आपका है, ये पूरे गोली दर्पण का अगर हम बात करेंगे तो इसी गोली दर्पण में दो दर्पण होते हैं। ये दो टाइप है इसके, कौन कौन दो टाइप है, पहला टाइप इसमें आ जाता है अवतल दर्पण, दूसरा आ जाता है उत्तल दर्पण। परिभाषा के रूप में इसको याद रख सकते हैं, जैसे भी मतलब अगर परिभाषा याद रखनी है उसकी, किसे कहेंगे, अंदर की ओर गया है, अंदर की ओर जाने का मतलब है यही जब दर्पण है तो ये वक्रता केंद्र यहाँ होके यहाँ चला जाएगा अंदर की ओर थोड़ा सा, इसको हम नाम दे देंगे, ठीक है। तो अब इसमें अवतल दर्पण उत्तल दर्पण इसी तरीके का होता है, दोनों देख सकते हैं, दोनों का चित्र, और फिर ये हमने रखा है किसका, तो ये उत्तल दर्पण का चित्र है, उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण भी खोज रहे थे बट लाइट उसी समय कट गई। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों चीज का होता है, तो ऐसा है, और इसको अगर हम बनाने का प्रयास करें तो कुछ ऐसा बनेगा। ऐसे हम लोग परिभाषा अपने से कैसे याद रखते हैं, सिंपल परिभाषा, बीच में मोटा हो, किनारे किनारे पे पतला हो, तो इसको क्या नाम देते हैं, उत्तल दर्पण। किनारे बेचारा पतला है, इसको हम नाम क्या दे देते हैं, उत्तल दर्पण। और किनारे पे ही मोटा हो जाए, बीच में पतला रहे, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ए, ठीक है। तो बस इस तरीके से याद रखते हैं। इस पे क्या आप लोगों से कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है ऐसा पूछेगा, और जो पूछने वाली चीजें हैं वो बता दी गई है, बाकी इसमें हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। अभी बहुत कुछ डिस्कस करना है, हमने बहुत सारा चित्र यहाँ पे बना के रखा है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी अभी, क्योंकि टाइम अभी हमारे पास ज्यादा है नहीं, अभी 12 वालों को अभी पढ़ाना है, फिर आगे की क्लास में हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक ना। ये सब क्या है, ये सब ट्रिक है, अभी आप लोगों को नहीं बताया गया है, और ऑफलाइन वाले कुछ बच्चे जानते हैं, ऑनलाइन वाले बिल्कुल नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी हम इसका कोई ट्रिक आप लोगों को बताया नहीं है। तो ये सारे चित्र आप लोग देखेंगे बाद की क्लास में, ठीक है। इसी का जब सेकंड पार्ट आएगा, तो तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ठीक ना। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।